चलिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है और आप डेट भी देख सकते हो इसमें 24 जून 2023 शिफ्ट 2। ठीक है, दूसरे शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। सो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आपको मैंने कहा था मैं PYQ आपको पूरा कराऊंगा। आपको सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्लेलिस्ट में, और सब कुछ एक एक करके होता है। मैं वो हर चीज बताऊंगा जो आपकी तैयारी के लिए, रिजल्ट के लिए जरूरी है। आप चीजों को समझो, क्योंकि मैंने ये सारा प्रैक्टिस करके यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर दिया है। ठीक है, और मेरा MSW में तो रैंक जो था वो आप जानते ही हो, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम भी मैंने क्रैक किए थे। अब सवाल ये है कि भाई सोशल वर्क का ये जो पेपर है ना, सोशल वर्क का ये पेपर आपको कर लेना है अभी के अभी बैठे के बैठे। पार्ट ए में इंग्लिश का लैंग्वेज आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश या हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी देना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का है। अब पूछोगे सर 24 का करवा दो, भैया 24 का वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। अभी NTA सो रही है, उसको मेल किए हैं हम कि वो क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की कृपा करे। इतने धनवान है कि क्वेश्चन पेपर ही इनको अपलोड नहीं करना है ना, तो अपलोड करवाते हैं, फिर 24 भी सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 24 में 75 क्वेश्चन थे, लेकिन 23 में 100 क्वेश्चन थे। आपको हम बता दें कि जो हमारे पार्ट का है वो क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, जो मैथ है, रीजनिंग है, वो आपके मैथ रीजनिंग वाले सर करवाएंगे, जो मतलब छूटेगा वो करवाएंगे। लैंग्वेज मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपको, तो इंग्लिश मैं करवाऊंगा। ये कॉम्प्रिहेंशन है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं आराम से इसको पॉज करके वीडियो पढ़ेंगे इसको। एक कोल थे, कोहली या कोल जो समझो आप, सोशल थियरी इनका कॉन्सेप्ट भी था, और सोशल थियरी पे इन्होंने किताब भी लिखी है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, स्लेवरी एंड फंक्शनलिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, ये सब चीज़ों पे आता है आपके सिलेबस में पढ़ना। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, पढ़ोगे जब इसको, तो इसके आंसर आप खुद कर पाओगे। वैसे हम इसका आंसर बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू कोल, द प्रेजेंट स्टेट कैरीज विद इट मार्क्स ऑफ इट्स परवर्जन बाय कैपिटलिज्म। A person who represents his locality can be expected to decide question relating to relationship between producers and consumers। ये दोनों में दिया गया है, ये आप दोनों स्टेटमेंट यहां देखोगे। अकॉर्डिंग टू कोल, द प्रेजेंट स्टेट कैरीज इट विथ मार्क्स ऑफ इट्स परवर्जन बाई कैपिटलिज्म। तो कोल ने ये कहा है, तो भाई इन्होंने तो ये दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 है कि नहीं है, देखते हैं। ठीक है, कोल एक्सप्लेन्स इन हिज बुक सोशल थियरी टू इनॉग्रेट डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स are frustrated by existence of a system approaching slavery in industry। इन्होंने जो भी बात कही है आप इसमें देखो, सिस्टम अप्रोचिंग स्लेवरी इन इंडस्ट्री, नॉट पॉवर्टी ऑफ द मासेस बट स्लेवरी इज द कर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये भी एक क्वेश्चन आएगा आपको आगे चल के। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर। कोल वाज अपोज्ड टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज इट वर्कड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। He attacked the system of territorial representation. A person who represents his locality cannot be expected to decide question relating to the relationship between the producers and the consumers। यही तो सेंटेंस कहा जा रहा है ना, अभी आप देख लो, आप खुद समझ जाओगे। A person who represents can be, तो वहां क्या कह रहा है, कैन नॉट बी। तो जब नॉट यहां छूट गया, मतलब ये स्टेटमेंट 2 गलत है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 किस में सही है भाई, 3 में। समझ में आया क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, ये चीजें फास्ट सोचोगे क्वेश्चन आंसर कर लोगे। फीबल, एंटोनिम ऑफ द टर्म फीबल, एंटोसाइनो। हम इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे देखोगे, मैंने करवाया हुआ। एंटोसाइनो कर लिया करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको एग्जाम निकालना है, इंग्लिश निकालना है, आपने मन बना लिया है, मतलब लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स करना है, तो वर्ड पे कमांड करो। ये फालतू ग्रामर हटाई बंद करो। ग्रामर नहीं है कभी भी इंग्लिश में। ग्रामर क्या है, एक रूल है, नियम है। अरे भैया, ग्रामर में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ए एंड द, यही सब लगाना सीखोगे ना, पैसिव एक्टिव हेन तेन लालटेन। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये सब भी एक वर्ड से मिलकर के बनते हैं। ये वर्ड है, क्वेश्चन आईडी, ये सब वर्ड है। वर्ड 90% है इंग्लिश में, और वर्ड पे ही हम नहीं फोकस करते। हम क्या पढ़ रहे हैं, 10% वाले को। नंबर कभी आएगा जीवन में? नहीं, इंग्लिश ठीक करना है, वर्ड्स पे मेहनत करो, ये सच्चाई है। मैं रियलिस्ट आदमी हूं, वो चीजें बताता हूं जो आपके फायदे का और सही है, सच है ये। एंटोनिम ऑफ द टर्म फीबल। तो फीबल का क्या हो जाएगा, फीबल मतलब होता है तुच्छ, छोटा, छोटी सोच वाला लोग, फीबल माइंडेड जिसे कहते हैं। अब छोटा और जो है इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, फीबल, फुलिश तो नहीं होगा, स्टूपिड नहीं होगा, स्ट्रांग यानी मजबूत, और ग्रेट। अब फीबल का मतलब होगा तुच्छ, जो कमजोर हो,
है ना। तो यहाँ कमजोर के लिए वर्ड यूज हुआ है तो आप स्ट्रॉन्ग मारोगे, और छोटे तुच्छ व्यक्ति के लिए होगा तो ग्रेट मारोगे। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो हमें यही देख लेते हैं फीबल कहाँ वर्ड यूज हुआ है ना। It is impossible to represent human being as a person of centers of consciousness. It is quite possible to represent though with an inevitable elements of distortion which must always be recognized as much as human beings as they themselves put into associated efforts for a specific purpose. है कि नहीं है। अब यहां आप पूरा ढूंढ लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका क्या हो सकता है, तो क्या लिखोगे आप, बताओ। चलो ये जो इस पैराग्राफ में लिखा गया है इसको समझिए आप। एक्चुअल प्रैक्टिस में ही अटैक द सिस्टम ऑफ डिसाइड वेदर रिलेटिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, कोल एडवोकेटेड रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द फंक्शनल बेसिस, functional organization each one democratically controlled, there will be no place for the present state organization। ये महात्मा गांधी की सोच टाइप है। इन द गिल्ड सोसाइटी द फंक्शंस विच ऑल इंक्लूसिव एसोसिएशन में प्रॉपर्ली बी टेकन। इसमें आप अगर देखोगे इसके हिसाब से तो इसका एंटरिंग हो जाएगा ग्रेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ टर्म एक्चुएट। एक्चुएट ये ऑप्शन जो ऊपर आया था ना, एक्चुएट उसके हिसाब से क्या होगा, participating in particular sphere, the ability to make good judgment, motivated to act in a particular way, ये आपका होगा, ठीक है। according to Cole, not poverty the masses but slavery is the curse of capitalism, ये आपने पढ़ा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, गिव ए मिसलीडिंग अकाउंट और इंप्रेशन ऑफ। अब बताओ किसी भी चीज का मिसलीडिंग अकाउंट हम दे रहे हैं, मतलब गलत सलत बात बता रहे हैं, फैक्ट जो है वो गलत बता रहे हैं। किसी भी या होता है ना, कहीं गए घूमने तो उसका गलत फैक्ट बताने लगे, इसे कहते हैं डिस्टॉर्ट। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट। यही चीज आ गई फिर से। द प्रेजेंट स्टेट कैरीज विथ इट मार्क्स ऑफ इट्स, अच्छा ये फिर से दोबारा हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये फिर से दोबारा दे रहा है बट ये होगा नहीं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखोगे आप। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिव, नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। अब यहां क्या करोगे, इन टोक्यो ओलंपिक है तो गोल्ड मेडल वन बाय नीरज चोपड़ा इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। गोल्ड मेडल वन है, विन का V2, ठीक है ना। तो हैड बिन, हैड होता तो हैड बिन होता, गलत बात है। वाज वन बाई, वाज हैज बिन वन बाई, या गोल्ड मेडल वन बाई, क्या होगा, तो सबसे सुटेबल क्या लग रहा है, गोल्ड मेडल वन बाई, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि हैड बिन वन होगा, सर बिन वन वन ही होता है ना। तो बताइए दोनों और इसमें से इस केस में आपको फर्स्ट मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। एंड हैड बिन में यहां देखो स्पेलिंग मिस्टेक भी है, प्रोबेबली आपके हिसाब से आप हमें कमेंट करके जजमेंट बताना जरूर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस, रिया सेड हाउ कैन आई डू सच अ फुलिश मिस्टेक। सो रिया ने ये कहा तो रिया टोल्ड पहले तो हो जाएगा, रिया आस्क्ड हो जाएगा, बहुत लोग उसको कहेंगे सजेस्टेड भी हो सकता है सर, हाउ कैन आई, हाउ रिया सजेस्टेड, हाउ रिया थॉट, नहीं तो हाउ रिया आस्क्ड। लेकिन रिया खुद से ये कह रही है, रिया खुद से ये कह रही है, रिया टोल्ड या आस्क्ड, आपको ये कंफ्यूजन होगा। हाउ कैन सी, हाउ कुड सी, कैन का कुड में चेंज होगा। तो देखो ये आपको सेंटेंस की भाव समझनी पड़ेगी। सेड तो है लेकिन यहां क्या है, अपने आप से कह रही है, अगर किसी और से कहती तो आस्क्ड होता। वो एक सोच रही है अरे मैंने ये कैसे गलती कर दी, तो ये आपका हो जाएगा एक, ठीक है। लैंग्वेज का जटिल आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। फिर PQRS अरेंजमेंट होता है मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए, सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ अटरेंसेज एंटिसिपेट द फ्यूचर वंस, सब्जेक्ट और वॉइस दैट रिस्पॉन्ड्स इज अ डायलॉग ऑफ स्पीकिंग।
टू फॉर्मर अटरेंस एंड। अब इसको आप सीक्वेंस वाइज करोगे, ये बहुत इजी है, कौन सा किसके बाद आएगा ये देखना होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। बाहर ले जाइए। ठीक है, इसको आप करिए। ये PQRS अरेंजमेंट है, बहुत मुश्किल नहीं है, देख के अभी करो, बाद में नहीं होता है कुछ। ठीक है, और इसको करके आप हमें आंसर करोगे, क्योंकि आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन तो वही सेम है। यू हैवंट सीन द फिल्म, हैवंट यू, जब भी हैवंट पहले लग जाएगा तो हैव यू होगा। ठीक है, ये आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। आरुषि इज वीक इन मैथ्स, डू नॉट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस, दो हर मदर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली। इसमें आपको एरर ढूंढोगे तो एक्सप्लेन टू हर, एक्सप्लेन्स हर नहीं होता, एक्सप्लेन टू हर होगा पहले। तो यहां आपको देख लो ऑल्दो भी हो सकता है, तो 4 इसमें एरर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका जीके जीएस का शुरू हो जाएगा पार्ट। जीके जीएस को आपको मालूम ही है, जीके जीएस इज नॉट मतलब एक हाइप बना हुआ है कि भाई बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। आपको ये हाइप से खुद बचना होगा, खुद दूर रहना होगा और इसको फिर सॉल्व करना होगा। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है। अब देख लो ए सी ई और डी, ए सी डी और ई। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ क्वाड। इंडिया, ये तो खैर हो चुका है, रिपीट होगा क्वेश्चन क्योंकि ये हिंदी में होना चाहिए था, बट इन्होंने इंग्लिश में दे दिया, फिर हिंदी भी आएगा। इंग्लिश ये अक्सर गलती होती है एनटीए से। शिव कुमार शर्मा, ये कौन से प्लेयर थे जिनका अभी देहांत हो गया? आपने अगर न्यूज वगैरह आपने फॉलो किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। शिव कुमार शर्मा, बताइए तबला या फ्लूट? चलो दो आपका, फ्लूट और संतूर। शिव कुमार शर्मा को किस तरीके से आप जानते हो बताइए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं कमेंट भी देख लूं। बहुत सारे बच्चे हैं, बताइए। शिव कुमार शर्मा, ये तो जीके जी इसका क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूं सुबह की जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, शिव कुमार, शिव से संतूर को याद रखना। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला, इन विच इंडियन स्टेट गंगौर फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड? गंगौर, चलो ये मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में। गंगौर फेस्टिवल बताइए कहाँ होता है? राजस्थान, वेस्ट बंगाल? राजस्थान होता है। करंट अफेयर्स में इस बार भी कवर किया हूं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? ये सब पढ़ाया गया है। अभी नहीं करोगे फिर तनहा रहोगे जिंदगी भर, है ना? कर लेना इसको। विच यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स। अच्छा, ये सिटीजनशिप किसका मामला होता है? बड़ी न्यूज में चल रहा था एक्चुअली, 2019 20 21 22 तक तो चलता ही रहता है एक तरीके से। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारा सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ चीज है। पार्ट कौन सा है? पार्ट और शेड्यूल, तो याद रखिएगा पार्ट है सेकंड। ठीक है, और सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ ये चीज है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू फ्रीज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो उस समय की ये डिस्प्यूट है, आप देखोगे कई बार होता है, जैसे अभी रिसेंटली शिवसेना में भी ये चीज आई थी, लोक जनशक्ति पार्टी को भी ये दिन देखना पड़ा था। डीएमके का ये पुराना मामला हो गया, अपना दल खैर मर्ज हो गया। तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग आंसर दे सकते हो। लोक जनशक्ति पार्टी वाले कुछ होंगे तो वो बोलेंगे सर ये भी है, आम आदमी पार्टी में तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये मुझे बता रहा है डीएमके और लोक जन, क्योंकि अलग अलग टाइम में दोनों का हुआ। बात समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। कुछ दिन फ्रीज था, फिर वो दे दिया उन्होंने। इन रो ऑफ स्टूडेंट्स द पोजीशन ऑफ विनीता फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, ये मैथ रीजनिंग की किताब है, मुश्किल नहीं है। लेफ्ट साइड से 26 है और विनीता फ्रॉम राइट साइड 23। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितना है? एक ही विनीता है जो इधर से 23 है और इधर से
ये विनीता है, इधर से 23 है और इधर से इनका 26 है, या 23 इधर से हो गया, 26 इधर से, 23 और 26 49 में से एक चला जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है, तो ये 48 नंबर इनका टोटल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मुश्किल नहीं है, इसको समझिए। ठीक है, अगला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मैं हालांकि नहीं करवाऊंगा अभी आपको, क्योंकि इसके लिए सर अलग हैं, तो वो करवाएंगे आपको। अगला, ये भी आपका मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन आप देख सकते हो पॉज करके। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक फोटोग्राफ में एक बॉय की तरफ दिखा करके नीता कहती है ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये हमारी मदर की, मतलब मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा है। तो वो बेटा ही तो हुआ, उसमें बेटा ही ना हो गया जी। मेरी माँ की इकलौती बेटी हम खुद हो गए, मतलब बेटी है तो, और हमारा बेटा है वो। तो मदर का ही रिलेशन हुआ ना। क्लियर है? ये तो आसान होते हैं क्वेश्चन। सीरीज देखोगे आप, 1368, 684, 114, 38, क्या लगता है 3 गुना हो रहा है? फिर कुछ ऐड हो रहा है ना, बताओ। सीरीज सर करवाएंगे, डोंट वरी। ये सब क्वेश्चन आपको आना है। मैन कैन डू, वो टाइम एंड वर्क और टाइम नल एंड टंकी, ये सब। नाजीबाबाद कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे है। अगला है डिफरेंस ऑफ 2/3 ऑफ 63 एंड 1/3 ऑफ 93 कितना होगा? तो ये तो आसान है यार, 2/3 गुने 63 एंड 1/3 गुने 93। ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 21, ये 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 42 और 21 का क्या डिफरेंस हो जाएगा खुद सोच लो, 11। तो ये तो इजी है, मैं भी बना ही दे रहा हूँ, बट आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला। अब आ जाते हैं पार्ट बी में। वो जो था आपका जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन था, ये टोटल उस समय रहते थे 25, अब तो घट के 15 के आसपास आ गए। ये सिर्फ सोशल वर्क के क्वेश्चन आएंगे, इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बस क्वेश्चन दिखा देना है भाई, कि आपको ये ना लगे कि भाई इधर हो रहा है उधर नहीं हो रहा है, सर ये पढ़ा रहे हो वो बता नहीं रहे हो। सब बता रहा हूँ कैसे होगा, ये भी बता रहा हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पूरा सेंटेंस पढ़िए, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, सही बात है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इनका राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही मतलब नॉट पूछ रहा है ना, पीआईएल से ही तो जुड़ा हुआ है। पीआईएल नहीं करोगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म होगा कहाँ, है ना। चलो आ जाते हैं। अब आ जाओ मैट्री लोकल मोनोगेमी, जिसकी एक शादी हो, एक टाइम में एक शादी। तो भाई बी का 4 हमने दे दिया। मैट्री आर्कल, मैट्रीलिनियल, दोनों में अंतर क्या होता है? मैट्रीलिनियल मतलब women inherit property, और मैट्रिआर्कियल न्यूली मैरिड कपल। मैट्री लोकल व्हेन women exercise authenticity and dominance। चलो, मैट्रीलिनियल का मतलब होता है मातृ परंपरा। जैसे आप अपने पिताजी का नाम लेते हो, जैसे आपका नाम है, मेरे पिताजी का नाम है तो मैंने सिंह लगाया, तो वो पिता का नाम से चलता है, खानदान है ना, कि पिता का नाम रोशन हो रहा है, ऐसा चीज। मैट्रीलिनियल में जैसे ट्राइबल कल्चर में होता है, ये माता के नाम से चलता है। ठीक है, तो अब यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैट्रीलिनियल में हम क्या माने भाई? सी में 1 और 3 दोनों दिया हुआ है, बताओ बताओ। वक्त है आपके पास। मैंने जो मैच किया है वो सही है या आप सोच रहे हो? देखो, जो शादी के बाद, मैट्री लोकल का मतलब होता है न्यूली कपल जो है ना, ये मैं हटा देता हूँ। मैट्री लोकल न्यूली मैरिड कपल स्टेज विथ वीमेन फैमिली। ए का 2 ढूंढ लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए के 2 में है,
ठीक है, सी का 1 भी ढूंढना पड़ेगा आपको, सी का 1 भी है 3 भी है, तो फिर डी का ढूंढ लो, मैट्रिआर्कल, मैट्रिआर्कल, पैट्रियार्कल समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप की बात है, तो ये हो जाएगा इनहेरिट प्रॉपर्टी, डी का 1। अब देख लो डी 1 इसमें है तो यही राइट आंसर होगा 2। ऐसे ही आंसर करते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टी आर माल्थस का एक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इनका कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्होंने कहा था कि भाई वॉलंटरली इम्पोज्ड ऑन देमसेल्फ बाय ह्यूमन बीइंग सच एज पोस्टपोनिंग मैरिज यूजिंग बर्थ कंट्रोल टेक्निक, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का बर्थ कंट्रोल टेक्निक यूज कर रहे हैं, शादी करने की लेट खुद उम्र देरी कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है इनमें से। अब आप सोचोगे कि सर ये तो अजीब सवाल है, इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने कभी देखा नहीं। तो सीधा सा मतलब इसका क्या होता है, ये आर्टिफिशियल चेक्स हैं, हम खुद सोच के कर, नेचुरल होता है बाढ़ आ गई कहीं पे सब लोग मर गए एक साथ, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। रिमिटेंसेज इज ऑल कैशेज और काइंड बाय द माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसी को रिमिटेंस कहते हैं, जो बाहर विदेश में जो कमाने लोग जाते हैं ना, रिमिटेंस भेजते हैं हमें। द रीजन दैट कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन आर कॉल्ड पुल फैक्टर। नहीं, पुल फैक्टर खींचता है, अगर जगह छोड़ रहे हैं तो ये पुश फैक्टर है, मान लो कहीं सूखा आ गया तो ये पुश फैक्टर है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मैरिज इज ओनली रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, ओनली नहीं है, और भी मतलब मैक्सिमम केस में तो मैरिज इज द रीजन है, बट अब तो औरतें काम करने भी जा रही हैं, तो ओनली कह दिया तो ये गलत हो गया। फैक्टर दैट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अट्रैक्ट करता है तो पुश फैक्टर कहते हैं, ये भी गलत बात है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा ही दे दिया है। माइग्रेशन स्ट्रीम्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ माइग्रेंट विद कॉमन ओरिजिन डिस्टिंक्शन, तो ये आप समझ सकते हो, ए और ई जहां भी दिया है वो सही है, यही दोनों सही है। क्लियरली इतना कोई बताएगा नहीं आपको, इसलिए वीडियो लाइक करना चाहिए और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ हमने जो कोर्स क्रिएट किया है वो 50% ऑफ के प्राइसेज में, आज जो ये आप वीडियो देख रहे हो इसमें आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो मेरा, और आप आराम से कोर्स के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि देखो सिलेबस और पीवाईक्यू से एग्जाम नहीं निकलता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इतने कम टाइम में डेडिकेशन रहोगे, आपका एक साल बच जाएगा। नहीं डेडिकेटेड रहोगे, तन मन धन सब समर्पित कर दो। काउंसलिंग सेशन हम ले रहे हैं ना बच्चों की, उनके दिमाग को खोल रहे हैं कि उनको करना क्या है, उनको पता ही नहीं है, तो उनको नहीं पता है भाई। इफ अ ग्रुप ऑफ हाउस वाइफ्स आर डिस्क्राइब्ड एज डिपेंडेंट, डोसाइल एंड अनस्किलफुल, दे कैनॉट बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। डोसाइल क्या होता है, बहुत लोग सोचेंगे सर ये डोसाइल तो हिंदी वाले वर्ड के लिए थोड़ा अजीब होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए, है ना। देखो डोसाइल मतलब होता है जो शांत, जो चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट होता है, कभी अपने लैब में देखा है, जो चूहे रहते हैं वो डोसाइल होते हैं चूहे। क्यों भाई, क्योंकि उन पे एक्सपेरिमेंट होता है, वो एकदम शांत चूहे हैं, उनको 4 दिन भी छोड़ दोगे वो भागा भागी नहीं करेंगे इधर। तो ऐसा महिलाओं के साथ किया जाता है, उनके अनस्किलफुल होते हैं, डोसाइल होते हैं, देयरफॉर दे कैनॉट बी। अब उनको ये आदत हो गई है कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं, उनको ये फील करा दिया जाता है कि भाई तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा काम है बच्चों को पालना। ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को। ये पीवाईक्यू अगर आप 9 यूनिट देखोगे ना सोशल वर्क के, तो ये सब का सब मैंने पढ़ाया। राजस्थान के नागौर पंचायत में ये हुआ था, ठीक है, नागौर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। 32, द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज सोशल जस्टिस डे, नेशनल साइंस डे, और पीस एंड टॉलरेंस डे, और नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे होगा। अगला है, अब देखो ये एक्ट जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जुड़े रहना। इसके आगे भी कई चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वीडियोज बस अपलोड कर रहा हूं, एक एक करके देखते जाओ, सीक्वेंस वाइज आएगा सब कुछ। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो मिनिमम वेजेज एक्ट जो है ये 1948 है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 है, और बोनस एक्ट 1965 है। यही पे बना दिया, आप आंसर करो फाइनल, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल नहीं है, इलेक्ट्रिक, विंड, सोलर, टाइडल।
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशनल विंड है, सोलर है, टाइडल है। Given below are the two statements. Statement 1, Prime Minister's office influences the formulation of plans. Prime Minister is the chairman of नीति आयोग। क्या नीति आयोग के प्लान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? यस करते हैं भाई। और इसके चेयरमैन है तो नीति आयोग पे दोनों सही है। ठीक है, जो मैं टिक कर दे रहा हूं ये आपका है। 36, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स। तो ये संत कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क, अ जर्नल वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। 37 नंबर हो गया। 37, 38 नंबर, हाउ हैप्पी यू वेयर विथ योर मैरिज इज इन द इनिशियल ईयर, दिस इज विच टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड में होता है कि एक क्वेश्चन आप आंसर दोगे तब तक उसी से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, उसका एंड हमेशा ओपन रहेगा। जैसे मैं वहां गया तो था, बहुत मजा आया तो था, लेकिन तो है ना, इसमें तो है लेकिन क्या, लेकिन क्या, लीडिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। तो आप अपने शादी के दिनों में कितने खुश थे, हाउ हैप्पी, तो इसमें हो जाएगा वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। मिरर क्वेश्चन, देख मिररिंग होता है क्वेश्चनिंग का। बाइपोलर क्वेश्चन क्या होगा बताइए? ओपन एंडेड क्वेश्चन। बहुत लोग कहेंगे ये, जरा इस पे सर्च करिए और इसकी पढ़ाई करके हमें कमेंट करिएगा। जो राइट आंसर करेंगे उनको मैं पिन करूंगा, उनको हार्ट दे दूंगा जिनका भी आंसर होगा, और मैं उसमें टैग भी कर दूंगा। ठीक है, तभी एग्जाम निकलता है, ऐसे नहीं बस मूर्ति बनने से नहीं निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 से 28 तक को कहा था कि मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट 2 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स, आत्मरुत्ता एंड मराठी में लिखा गया है, एंड लुकिंग बैक इन 1936। तो ये डी.एस. कर्वे का लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा। डी.एस. कर्वे, भीमराव अंबेडकर, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें, सिलेबस में है। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा रचना है? ये अब देखो यहां से हिंदी वर्जन शुरू हो गया, इसके पहले हिंदी नहीं था, यही गड़बड़ी है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, अपार्थाइड या नेशनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या कहता है? जब आप नेशनल नेशन के बारे में सोचोगे, नेशनलिज्म है। सेक्युलरिज्म ये है स्टेट को सेपरेट करके रखो। कम्युनलिज्म सेपरेशन ऑफ द रेसेज। शॉविनिज्म होता है, अंधवाद कहते हैं इसको, रिलीजियस आइडेंटिटी पे ये कम्युनल। और सेपरेशन ऑफ रेसेज ये कहता है अपार्थाइड मूवमेंट आया था, नॉन अपार्थाइड मूवमेंट। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट इंप्लीमेंटेड बाय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, नशा मुक्त उनके द्वारा चलता है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर उनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलता है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ये भी उनके द्वारा चलता है, नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव। तो ये गुरु अर्जन, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, किसने लिखा था? बायोग्राफी गुरु नानक देव की किसने लिखी थी? देखूं जरा कितने लोग आंसर कर रहे हैं। गुरु नानक, श्री गुरु अंगद देव जी ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने लिखा था, गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट, गुरु रामदास, अमरदास, ये लाइन से मुझे याद है 10 गुरु। जोरावर सिंह, फतेह सिंह 2 बेटे थे, जिनको 10वें गुरु के 4 बेटे थे, चारों को मार दिया गया, तो उसके बाद कोई गुरु नहीं रहता। Who among the following stated that there is enough in the world for everybody's need, but there cannot be enough for everybody's greed? बताओ।
ये महात्मा गांधी ने कहा था, इस दुनिया में सबके नीड के लिए, जरूरत के लिए सब चीज है, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए, लालच के लिए नहीं है। The process of development of region by the means of conservation and regeneration of degraded ecosystem and ecological sustainability is called ecological social work. Holistic development नहीं होगा, eco diversity नहीं होगा, eco development नहीं होगा, रीजनरेशन करने की बात हो रही है, तो सोशल वर्क का पेपर हो रहा है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में है, इतना डीप, ये सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस, कौन कौन है जो इसको पढ़ सकता है एक साथ, और बहुत लोग तो स्किप कर रहे हैं, बताइए। पहला बात, ये डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है, तो स्टेटमेंट वन तो गलत हो गया पहले ही। बताओ, आसान हो गया ना, है कि नहीं है? तो ये आपका सही है, ठीक है, बट ये गलत है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, देख लो, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier पंचायती राज सिस्टम? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता, इनका ये रिपोर्ट है। अशोक मेहता तो खैर 2 tier इन्होंने कहा था, जीवीके राव और एलएम सिंह, ये हमने पढ़ाया है पंचायती राज में, आराम से जाइए देखिए, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कई बार रिवीजन करवा दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखो पंचायती राज के कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको भरोसा नहीं है ना, आएगा। Who among the following that developed the pedagogy of the oppressed? ऑपरेस्ड लोग जो होते हैं, क्यों ऑपरेस्ड हैं? क्योंकि नेताओं ने उन्हें जानबूझ करके ऑपरेस्ड, सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड बना करके रखा है, तभी उनको वोट मिलता है। सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे, बहुत समझदार हो जाओगे, उनका कोई शोषण नहीं करेगा, तो वो वोट देने क्यों जाएंगे? अरे जनता के पास समस्या है तभी तो वो नेता के पास जा रही है ना। मूर्ख नेता ये नहीं समझते हैं कि समस्याएं तो तब भी रहेंगी, अलग लेवल की रहेंगी। नेताओं को ऐसा लगता है, ये अनपढ़ नेताओं की ये खूबी। आप बिहार का एग्जाम्पल ले लो, एक नेता थे 90 के दशक में जिन्होंने सारी जनता को अनपढ़ बना दिया। हालत ये है बिहार में कि आप पढ़े लिखे आदमी को शर्म आती है कहीं बाहर कुछ बोलने में, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते हैं। पहली तो ये शर्म आती है, दूसरी अगर वो समझ लेंगे तो उनको इन्फीरियरिटी फील होने लगता है कि यार ये आदमी इतना जानता कैसे है। तो जब ये उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम इतना कैसे जानते हो, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो 10 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, और तुम पढ़े लिखे हो, तुमको एक नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है बिहार में। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये पॉलो फ्रायरी ने, ब्राजीलियन फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, बहुत चीज थे, ये प्रोफेसर थे, ब्राजील गवर्नमेंट को मतलब तख्ते पे ला दिया था इन्होंने, और 10 साल तक तड़ीपार भी रहे थे, बहुत काम किया इन्होंने। तो आज इनकी पढ़ी जाती हैं किताबें। इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मोटिव इज टू हार्म द टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिमिनल में बीट अ पर्सन इन द नेबरहुड फॉर कॉलिंग पुलिस when he was inflicting injury on his wife। एक क्रिमिनल है, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो इसमें जो है इसकी वजह से किसी ने फोन कर दिया, तो पुलिस के जाने के बाद उसने उस व्यक्ति को पीट दिया। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड हॉस्टाइल एग्रेशन, द इंटेंट इज टू ऑब्टेन सर्टेन गोल और ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अ बुली स्लैप्स अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास टू स्नैच ही चॉकलेट। अब उसको चॉकलेट छीनना था तो उसने एक झापड़ लगा दिया। तो क्या ये दोनों उल्टा नहीं लग रहा है आपको? हॉस्टाइल टारगेट में मोटिव है, ठीक है, मोटिव है, यहाँ पे क्राइम के लिए मोटिव जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं लग रहा, हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन? क्या लग रहा है, सोच के बताओ। अच्छा हिंदी में कर दें? बहुत लोगों का भाई ये भी कंप्लेन होगा, सर आप हिंदी में नहीं बताते हैं। देख लो, शत्रुतापूर्ण आक्रमण। देखो, जो भी हॉस्टाइल होता है ना, उसमें दबंग विद्यार्थी जो है, जो चीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, अनप्लान्ड होता है ये कभी, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है?
मैंने बोला ना, ये आपको हिंट दिया था, ये एक दूसरे का उल्टा दे दिया है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल का ये होगा, और हॉस्टाइल में क्या होता है, इनका टारगेट ही है कि इसको हार्म करें हम। ठीक है, तो पहले चीज दोनों गलत हो जाएंगे, थोड़ा है लेवल टफ हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक केयर ऑफ द फ्यूचर सिटीजन नीड्स ऑफ ऑल इंडियन रिजाइडिंग अब्रॉड होना चाहिए, एब्सॉन्ड नहीं। तो अब्रॉड में जो लोग रह रहे हैं उनका आर्टिकल 8 है। An abstract entity consisting of a set of political legal institutions such as legislature, executive, army, judiciary, claiming control over a particular geographical territory and people living in it, termed as, क्या है भाई? An abstract entity consisting of set of political legal institutions, जहां लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी है, आर्मी भी है, जुडिशियरी भी है, क्लेमिंग कंट्रोल ओवर, इसी को तो नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं ना, या स्टेट कहते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसी को स्टेट कहते हैं, नेशन गवर्नमेंट तो बाद में दे देते हैं हम लोग, स्टेट का ये डिफिनीशन आता है। ठीक है, समझे बात? एक बाउंड्री है, उसके लिए आर्मी है, उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है, और वो उस पर कंट्रोल भी करते हैं, इन्हीं को स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, Who among the following was the founder and president of All India Forward Bloc, which emerged as a faction of Indian National Congress? बहुत इजी है ये, सुभाष चंद्र बोस। आपको पढ़ना भी है, सिलेबस, सारी चीजें सिलेबस से आई हैं, देख लो आप। अब तो आपके 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स में करना है। चलिए, इन एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आता है ये क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में। एक्चुअली ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता है। बताइए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू सालिएंट फीचर ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2023। चलो, लोकपाल पूछ रहा है, नॉट, यहां देखना, नॉट करेक्ट। 80% ऑफ द मेंबर ऑफ लोक शैल कम फ्रॉम SC ST OBC, minority and no men. लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, ये भी है। मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर होंगे, ये भी सही है। 50% जुडिशियल मेंबर होंगे। आप देखिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है काम भी करता है। ये आपका इसमें नॉट वाला होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985। तो इसमें होता है कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, ये 3 होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। होमो हायरार्कियस, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ये जो है ना आपका, ये वो है, क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। किसने कौन क्या दिया था? कास्ट ऑफ माइंड कम कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ये जो है निकोलस डर्क्स का है। डी का 1 देख लो, आप खुद समझ जाओगे खेल। तो ये इसका राइट आंसर है। सी का दुर्खिज्म, आप जानते भी हो, दुर्खिम। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी क्यों बनाई गई थी भाई? क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आया था 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास नहीं थे ना, तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आया था ये। सोशल साइकोलॉजी, द थॉट दैट वीमेन ऑफर्स others are present, one person alone cannot held responsible for doing or not doing something, others are also responsible। ये बताता हूँ क्या कह रहा है। जैसे मान लो एक भीड़ जा रही है रोड से,
किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा, कोई एक्शन नहीं लेता है वहां, बहुत लोग सब ये सोच करके आप एक्शन नहीं लेते हैं कि अच्छा वो लोग हैं ना वो देख लेंगे, वो सोचते हैं वो है ना देख लेंगे, या ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों देखें। इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अक्सर होता है, आप देखते हो रोड पे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई पहले नहीं ये सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा वो तो है ना कर लेगा, वो भी तो देख रहा है। तो इसी को कहते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब सब लोग लग गए और लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना यार, एक्सीडेंट तो सबके सामने हो गया तो कुछ करेंगे नहीं, या तो करेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जल्दी बताइए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, ए का 3 देखो किसमें है, ये हो गया। बी का 4 एयर पॉल्यूशन 1981, वाटर प्रिवेंशन सी का 1, ठीक है। डी का 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। क्लियर है, यही आपका राइट आंसर होगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, तो ये आपने देखा होगा 1955 इज द राइट आंसर। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, जल्दी से बताइए। 55, कुछ लोग का 51 पे कांटा रुका हुआ है। ठीक है 1955 है, ये 51 के कॉन्सेप्ट में ना रहो। विद रिगार्ड टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी में देखोगे क्या टारगेट है, ये पढ़ना पड़ेगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, ये तो सही है, अब ये मोर्टेलिटी रेट बिलो 100 1 लाख लाइव बर्थ, ये नहीं है, ये गलत है। ये आंकड़ा समझो आप, ये गलत है, ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का दे दिया इन्होंने, तो ये गलत है। 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि वही छांट के लिखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन इन द 2015-16 with aim to ensure water security through per capita availability of water in the country। पानी के लिए जल क्रांति, जल संरक्षण अभियान, जल जीवन निधि योजना और राजीव गांधी नेशनल वाटर मिशन, जल जीवन निधि, ठीक है, इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने पूछ रहा है वाज फाउंडेड, सॉरी वाज फाउंडेड, तो रामकृष्ण मठ इन्होंने बेलूर मठ जिसे कहते हैं वो स्थापना किया था। Which of the following terms best describe the data that were originally collected by other researcher at different time and different objective? कोई डेटा है जिसको बहुत सारे रिसर्चर ने अलग अलग टाइम में उसे करके रखा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? इंपेरिकल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, पहले किसी और ने कलेक्ट किया था, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी डाटा हो जाएगा क्योंकि वो कलेक्टेड है। हम अपने से अगर करते एक्सपीरियंस लेते तो इंपायरिकल डाटा होता। एक्सपेरिमेंटल मतलब बहुत लोग लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उसका होता है। फील्ड नोट जब जाते हैं फील्ड में तो उसके लिए होता है। D.S. Curve was the social reformer in the fields of women welfare. Through his life, he promoted widows education. D.S. Curve founded the first women's university, SNDT Women's University in 1916. ये देखो, ये अगर आप हमारा जाओ प्लेलिस्ट देखोगे तो ये क्लियरली हमने पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ दौड़ रहा होगा कि नहीं ये चीज़ कैसी है पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे बिल्कुल ही है। ये D.S. कर्वे के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के सब पढ़ाया हुआ है, जा करके देखिए, ठीक है। इसका आंसर उसके बाद करिएगा, तभी तो पता चलेगा ना। अब आ जाएंगे आपके सोशल इनइक्वालिटी डिनोट सम पीपल हैविंग ग्रेटर शेयर ऑफ सोसाइटल रिसोर्स सच एज इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल कैपिटल। तो सही बात है, ये तो दिखा ही रहा है इनइक्वालिटी। दलित इज लाइकली टू बी अ विक्टिम ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हैविंग लिमिटेड और नो एक्सेस टू सोसाइटल रिसोर्स हेंस रिमेंस इन डिप्राइवेशन मार्जिनलाइज। सही बात है, असर्शन रीजन दोनों एक दूसरे का पूरन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो 12 से 35 कितनी बार बताऊं, बहुत बार बता चुका हूं ऑलरेडी। Who among the following founded the ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। 1818 में आत्मीय सभा इन्होंने बनाया था, सॉरी 1814-15 में, 28 में बनाया ब्रह्म समाज, 29 में सती के खिलाफ कानून लगाया। 12 भाषाओं के जानकार थे और ये अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू और सबके जानकार थे। ये गुजराती भी जानते थे, कन्नड़ वन्नड़ भी एक भाषा ये साउथ इंडिया के जानते थे, इंग्लिश तो खैर जानते ही थे। और इनका जो संवाद कौमुदी या शब्द कौमुदी कुछ लोग कहते हैं, इनका पेपर था। इतने फैक्ट्स आपको याद हो गए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसिएबल? फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है। तो 2 और 3, 4 में तो दिया ही है, यही राइट आंसर होगा। 70. During the 18th century, the East India Company wanted to benefit from the export Indian cotton silk fabric, which enjoyed a worldwide. For this, company made use of agent called as Varnamatta, Gomastas, Pasmastas, Hindmastas. बताओ, ये एक वर्ड है जो रेशमी कपड़ों के लिए, जो एक तरीके से आप कह सकते हो एजेंट रखे थे ना जो यहाँ, उनका क्या नाम था? वर्णमिस्ता, परमास्ता, पासमास्ता। इनका नाम था गोमस्थास। ये इंडियन एजेंट होते थे जो यहाँ से सामान बेचते थे, व्यापारी ही थे छोटे मोटे, बट एजेंट का काम करते थे, इनसे बॉन्ड साइन करते थे। तो इसमें ये कैसे पता चलेगा? आप एनसीईआरटी देखोगे ना जा करके, सोशल जस्टिस वगैरह नहीं, आप कौन से चैप्टर में, 6 या 7 में, आई थिंक 7 की बात है। मैं एनसीईआरटी एक दिन पढ़ो गया, मैंने क्लास लिया था बीपीएससी पॉइंट पे। तो उसमें क्या होता था कि ये लोग, जैसे वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार में देशों में युद्ध छिड़ गई, तो कोई किसी को कॉटन नहीं दे रहा, तो भारत से कॉटन फटाफट जाने लगा। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने पैसे दिए, एजेंट्स रखे कि भाई हमारा एक्सपोर्ट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना, तो बहुत फायदे होने लगे इंग्लैंड वगैरह में। तो ये एजेंट सब उनको पैसे लेकर के ब्याज पे और लगे भारत से एक्सपोर्ट करने, थे भारत के लोगों को भी फायदा हुआ। लेकिन तब युद्ध खत्म हो गया, 4 साल के बाद युद्ध खत्म हुआ, तो जो पैसे उन्होंने दिए थे ब्याज पे इन एजेंटों को और लोगों को खेती करने के लिए, कॉटन के लिए, उनका ब्याज का हिसाब ऐसा हुआ कि विद्रोह होने लगे उसके बाद। ठीक है, मैं चीजें समझा रहा हूँ, समझो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उनको गोमस्त कहते हैं, गोमस्तास, या जैसे भी समझो, गोमस्ता उनका वर्ड था। अरुणा रॉय के बारे में आप क्या जानते हो? शी वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बंगाल से। शी वॉज फाउंडेड रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये तो मिला है, ठीक है। आई डेयर, आरटीआई स्टोरी, पावर टू द पीपल, आरटीआई स्टोरी, पावर टू द पीपल, किसका लिखा हुआ है? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे ना। अरुणा रॉय चैप्टर भी है, आजकल तो गायब हैं। आरटीआई स्टोरी तो इनकी लिखी हुई है, ठीक है। तो आरटीआई स्टोरी है, तो ई पहले जहां भी है उसको चुन लो, बी, डी, ई और ए। मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो ये भी इनका लिया हुआ है, तो ए, बी, ई इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही भाई। और ये क्या एमपी थी? ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी रही हैं, प्रोफेसर भी रही हैं कुछ दिन। अब यहाँ आपको बी, ए और ई तो मिल गया, कंफ्यूजन होगा, क्या करोगे? बंगाल से ये पार्लियामेंट एमपी है कि नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए एडीएम इन्होंने किया है। ये इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं मिल रही है मुझे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये थी, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ा मुश्किल है इनके बारे में। आई थिंक ए, बी, ई ही होगा। ठीक है, ए, बी, यही सबसे सुटेबल बैठ रहा है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये किस में है? एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A में है।
चलो, बीमारू, बीमारू स्टेट में कौन कौन था आपको बताता हूँ। बीमारू में बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बीमारू। तो ये बिहार में तो निकल गया इससे, बिहार सॉरी रह गया है, एमपी निकल गया, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये भी निकल गए हैं, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। बीमारू में ये बता दूं आपको, मुंबई तो मतलब महाराष्ट्र तो था ही नहीं, जिनके एचडीआई बहुत मतलब, अब बिहार और झारखंड ही रह गए हैं, अब तो कोई नहीं है इसमें जो है। झारखंड उत्तराखंड वेयर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश उस समय थे, बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इन्हीं को बीमारू कहते थे। तो बताओ ये कितना शर्मनाक बात है, आज भी बिहार है। व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि सब लोग गरीबी रहेंगे। टू इंश्योर वर्क वेलफेयर ऑफ द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। बताइए कब होगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये 2008 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स इन साइकोथेरेपी। एथिक्स का हमें ध्यान रखना होता है। इंटीग्रिटी ऑफ प्रैक्टिशनर, क्लाइंट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, सही बात है। सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू रिजॉल्व थेरेपिस्ट्स ओन इनर इशू इज अप्रोप्रिएट। Confidentiality of the client should be maintained except in the case of minors and terminally ill. Respect for human rights and dignity should be maintained at all cost. ये तो सही है, चलो ये भी सही है। तो ए और डी तो भाई दिख रहा है हमें कंप्लीट, और यही यहाँ है भी ऑप्शन में, तो हम क्यों जाएंगे, वैलिडेशन तो ढूंढने नहीं जाएगा क्लाइंट से। और कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, माइनर भी हो तो उसको भी देखना पड़ता है, ए एंड डी। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट विच इज नॉट करेक्ट। अब देखो पॉलिटी कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है जाकर के करो। सम ऑफ देम वर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ यहाँ के सिटीजन को ही है आर्टिकल ये अवेलेबल है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सही बात है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, नहीं जस्टिसिएबल है, तो नॉट फीचर पूछ रहा है तो नॉन जस्टिसिएबल में नहीं होगा, ये ही हो गया। सैंक्रोसैंक्ट, ये भी सही है, बट ये आपका राइट आंसर होगा 3। स्टेटमेंट 1। अच्छा एक चीज और है इस, द पुअर देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी, दे लैक द एबिलिटी एंड मोटिवेशन टू पुट इन एफर्ट, मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटमेंट पढ़ना अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन भी है, आप आराम से करना। हिंदी वाले बच्चे हो, हिंदी वाला मैं यहाँ कर देता हूँ। नेक्स्ट, Who among the following was the पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गुरु महात्मा गांधी। तो ये भाई कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत जल्दी इनका देहांत भी हो गया था। इन्होंने कहा था महात्मा गांधी को कि अगर भारत को समझना चाहते हो, यहाँ आंदोलन या अंग्रेजों या लोगों के लिए लड़ना चाहते हो, अंग्रेजों से लड़ना चाहते हो, तो पूरे भारत भ्रमण करो। Who among the which of the following missions has been recently initiated by Ministry of Women and Child Development? Rehabilitation of children in difficult circumstances include orphan and destitute children. बताइए। पहले तो जननी और शिशु सुरक्षा, ये तो खैर हेल्थ मिनिस्ट्री का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने का। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, तो ये मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हालांकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक अभियान था, इसमें कई सारे मिशन को सबमर्ज किया गया था। ठीक है, बताइए राइट आंसर मैं देख लूं किसका किसका है भाई। मिशन शक्ति, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर भी है, 22 जनवरी 2015 को है। तो मिशन शक्ति आई थिंक यहाँ ठीक बैठेगा, बट यहाँ इंक्लूड चिल्ड्रेन है। ओके 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 ओके, ये मिशन वात्सल्य होगा। सॉरी, मैंने अभी इसके बारे में डिटेल देखा, एक्चुअली मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था। इसमें बच्चे जो है जिस तरीके से परेशान हैं उनके लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया गया था। ये 2015 में केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया। सॉरी फॉर दैट, मैं एक्चुअली इसमें मैं ही कंफ्यूज हो गया था, इट्स माई फॉल्ट। और इसमें सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ पॉस्को जो एक्ट होता है, इन सब में कुछ सुधार करके गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये दिया गया कि इसमें जुवेनाइल जस्टिस को भी ठीक किया जाए, चाइल्ड राइट्स को दिया जाए, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइव, उनको सिक्योरिटी दी जाए, सेफ्टी दी जाए, है ना, ये चीज़ें। इसी में 10-9-8 आता है और ये चीज़ें, सही बात है। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर से भी सवाल है, तो ये आप आराम से पूछो। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन 2004-5 में नर्मदा नदी पे डैम बन रहा था और इसमें रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन इनका हुआ था। और आपने देखा होगा मेधा पाटेकर और ये तीस्ता सीतलवाड़ इन लोगों पे क्या हाल हुआ है इस गवर्नमेंट में आने वाले टाइम में। अच्छा ये देखो, इतिमाद कुर्बानी, यूनिटी एग्रीमेंट एंड सेक्रीफाइस, चौधरी लियाकत अली, सुभाष चंद्र बोस, अजमल इकबाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। किसने दिया था मॉडर्न हिस्ट्री में? चलो हम अभी तक यहीं रहने देंगे, क्योंकि पीछे हमने कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है जो कि मैथ और प्लस रीजनिंग के 2 4 5 ही क्वेश्चन थे वो, और 20 क्वेश्चन ये पार्ट 2 में हम लोग जल्द खत्म कर देंगे। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 तुरंत आए इस वीडियो के बाद तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है। आपका इंटरेस्ट ये डिसाइड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में और कितना पढ़ाएं आपको फ्री में। अदरवाइज पेड वाले तो स्टूडेंट हैं ही हमारे, है ना, तो आपका इंटरेस्ट बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद से 100 क्वेश्चन लगातार करेंगे। लैंग्वेज को या जो अलग होंगे वो इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। चाहिए तो कमेंट करो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आराम से रजाई तान के मस्त सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में फेल हो जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।